हाय डियर फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? मेरे भाई आप सब उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। मेरे भाई आप सभी के लिए जो है 30 क्वेश्चन लगभग में आसपास होगा। इससे क्या है कि आपके पूरे क्वेश्चन टकराने की गारंटी होगी। तो आप सभी जाके जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए ताकि आपकी जो है कल का एग्ज़ाम बेहतर हो पाए। ठीक, तो चलिए अपना जो पहला क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पीसीआर तकनीकी का उपयोग, यानी पीसीआर होता क्या है, पीसीआर का पूरा नाम है क्या? ठीक है, पीसीआर का जो नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन के जरिए होता क्या है। ठीक, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये कह रहा है कि यह जो तकनीकी है इसका उपयोग डीएनए की बहुत कम मात्रा में उसकी लाखों प्रतियां बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग रोगों की पहचान जैसे HIV और कोविड-19, डीएनए फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक विज्ञान और आनुवंशिक अनुसंधान में व्यापक रूप से किया जाता है। यह एक तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब कि इसके अंतर्गत अगर किसी का बच्चा क्या हुआ खो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का HIV हो गया, यानी कि सेक्सुअल रोग हो गया, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज अंतिम तैयारी है। कल से आपका एग्ज़ाम है और आपको सेंटर पे 8 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा लेट करिएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको सबसे पहले सेंटर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से 50% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम आने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कह रहा है कि जब किसी संकर संतति में कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभुत्व नहीं दिखता है और माता पिता के लक्षणों का बीच का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरण मिराबिलिस जवापा पौधों में फूलों का रंग है, जहां लाल और सफ़ेद संकरण से गुलाबी फूल बनते हैं। देखिए इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है कि वैसे वैसे संतान जो कि ना ही माता के गुण होते हैं और ना ही पिता के गुण होते हैं, जैसे जिसको हम स्त्रैण कहते हैं। स्त्रैण जो होते हैं उसमें ना ही माता के गुण होते हैं और ना ही पिता के गुण होते हैं। तो उसी प्रकार एक पौधा है जिसका नाम जवापा है। जवापा में क्या होता है, तो वहाँ पे नर जो होते हैं लाल रंग के होते हैं और जो मादा होती है सफ़ेद रंग की होती है। जब दोनों का संवयन होता है तो वहाँ पे किस कलर की बनती है? तो गुलाबी कलर का फूल बनता है। ठीक है मेरे भाई, और इसको जो सूचित करते हैं बड़ी आर और छोटी आर से, और ये सब देखिए रेड को बड़ी आर से सूचित करते हैं और सफ़ेद को बड़ी आर छोटी आर से सूचित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देख लीजिए। तीसरा का जो अपना क्वेश्चन है कह रहा है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत देखिए, यानी वंशागति का वंश का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया था किसने? कह रहा वंशागति के गुणसूत्र के सिद्धांत के अनुसार जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडल के वंशागति नियमों के अनुसार होता है। इस सिद्धांत को सटन और बेबोरिनी प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत मेंडल ने नियमों को कोष के आधार पर प्रदान किया। जैसे कि मेंडल जो थे अपने वंशागति गुणसूत्र में किस पौधा का चयन किया? तो मटर के पौधा को उन्होंने चयन किया था। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि आज संडे है और कल से आप सभी का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से करके जाना है। और आपका आ रहा है अंतिम चौथा क्वेश्चन। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 में कह रहा है मलेरिया के रोग जनक के वाहक क्या? मलेरिया कैसे होती है? तो मेरे भाई जो मलेरिया है, मलेरिया किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम के कारण होती है। क्योंकि आप देखिएगा कि मच्छर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मादा, एक कौन सा मच्छर होते हैं? एक मादा मच्छर होते हैं और एक नर मच्छर होते हैं।
मादा और नर मच्छर होते हैं। तो ये मादा मच्छर क्या करते हैं, जो कान के बगल में आपको क्या करते हैं, तो एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसका कहने का अर्थ होता है कि जागिए, ठीक है, आपको सिर्फ परेशान करेगी। तो वो कौन सा मच्छर हुआ, तो नर मच्छर हुआ। लेकिन आपका जो जो आपको काटता है वह कौन सी मच्छर होती है, मादा मच्छर होती है। जब ये मच्छर काटती है तो ये क्या करती हैं, जहाँ पे ये काटती है एक वाइट कलर का लेयर छोड़ देती है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो नर मच्छर नहीं काटते, और मादा मच्छर जो होती है क्या करती है, वो काटते उसको खून खून चूस लेती है, और वहाँ पे वाइट कलर का एक लेयर छोड़ देती है, जिसके कारण वह प्लाज्मोडियम को शरीर के अंदर क्या करती है, संक्रमित कर देती हैं। तो ये देखिए वास्तव में ये है कि जो इस मतलब कि मादा होती है यानी कि स्त्री होती है, उनको खून पीने की क्या है, तो पहले से आदत होती है, इसलिए मादा मच्छर जो है वह काटती है, ठीक है। जैसे कि देखिए मलेरिया कह रहा है, तो मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह रोग मनुष्य में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर रोग का वाहक होता है। मच्छर जो है क्या है, रोग का वाहक होता है, जबकि मनुष्य इसका पोषक होता है। तो मच्छर का जो पोषक होता है किससे होता है, तो मनुष्य से होता है। मलेरिया में बुखार, ठंड लगना और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया तो उसको बुखार आ जाएगा और ठंड लगेगा, और अपने आप को वह शरीर में कमजोरी फील करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है कह रहा है कि प्रतिरक्षण क्या है, इसके प्रकार को लिखिए। देखिए प्रतिरक्षण क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षण कहते हैं। और यह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो प्राकृतिक होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जो जन्म से ही होते हैं, जिसको हम प्राकृतिक कहते हैं। और दूसरा का अर्जित, अर्जित यानी कि कृत्रिम होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रतिरक्षण शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह रोगजनक से अपनी रक्षा करता है। यह दो प्रकार की होती है। पहला जो होती है, पहला क्या है, जन्मजात है। पहला क्या है मेरा, तो पहला जो है जन्मजात है, यानी कि जन्म से जो होता है, जन्म प्रतिरक्षा जो जन्म से प्राप्त होती है, ये जन्मजात हो गया। और दूसरा का जो है अर्जित प्रतिरक्षा, जो संक्रमण या टीका के बाद विकसित होती है और विशिष्ट रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब टीकाकरण, जैसे मान लीजिए कोरोना हुआ, कोरोना में क्या करते हैं आप, कोविड-19 का टीका लगाते हैं ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। जैसे किसी को HIV हुआ यानी कि सेक्सुअल वायरस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी टीका हो जाता है ताकि वह वायरस से बच सके। तो यही हुआ प्रतिरक्षण क्षमता। प्रतिरक्षण होता है कि व्यक्तियों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टिश्यू कल्चर क्या है, क्या है टिश्यू कल्चर क्या है। तो देखिए टिश्यू कल्चर जो है यह क्या है, तो यह एक मान लीजिए क्या है, विधि है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो पौधों के छोटे छोटे ऊतकों या कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक के माध्यम से नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है। मान लीजिए जैसे कि हम किसी पौधा का कलम देखते हैं, तो कलम जो बनाया जाता है यह टिश्यू कल्चर की टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जिसके अनुसार हम पौधा जल्दी विकसित हो जाते हैं। कह रहे हैं कि टिश्यू कल्चर वह तकनीकी है जिसमें किसी पौधे के छोटे ऊतकों या कोशिकाओं के कृत्रिम पिरामिड मतलब होता है ढेरी। पिरामिड मतलब क्या हुआ, ढेरी, यानी किसी चीज़ का ढेरी जो एक त्रिभुज के आकार का हो, किसके आकार का हो, त्रिभुज का आकार का हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पिरामिड कहते हैं। तो चलिए इसके अंतर्गत इसको हम देखते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड वह आरेख है जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार या ऊर्जा को दर्शाता है। जो पिरामिड है यह ऊर्जा को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, तो ऊर्जा को दर्शाती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पिरामिड जो है पारिस्थितिक पिरामिड, इसके 3 प्रकार होते हैं या 3 भाग होते हैं। पहला जैव भार पिरामिड,
दूसरा का संख्या पिरामिड, तीसरा का ऊर्जा पिरामिड। यह ऊर्जा प्रवाह को समझने में सहायक होता है। यह ऊर्जा के प्रवाह को अच्छी तरीके से समझता है और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर 8 नंबर देखिए। कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र का महत्व, यानी बायोगैस का महत्व क्या है हमारे जीवन में, यानी कि हमारे जो उपयोग ऊर्जा का जो हम उपयोग करते हैं उसमें बायोगैस का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, हमारे जीवन में बायोगैस क्या करती है। देखिए कह रहे हैं बायोगैस संयंत्र गोबर और जैविक कचरों से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब कि जो बायोगैस है वह गोबर और कचरों से क्या करती है, तो ऊर्जा को उत्पन्न करती है, एकदम स्वच्छ ऊर्जा, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इससे ईंधन की समस्या कम होती है और पर्यावरण प्रदूषण घटता है। इसके उत्पाद के रूप में प्राप्त स्लरी एक उत्तम जैव उर्वरक होती है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। यह क्या करती है, तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक करती है और यह गोबर और कचरे से स्वच्छ ऊर्जा को प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि mRNA, tRNA और rRNA के कार्य को देखिए, यानी इसका कार्य क्या है। तो एम मतलब मैसेंजर RNA, पहला क्या है मैसेंजर RNA, और टी मतलब होता है ट्रांसफ़र, जो हमको किसी भी चीज़ की सूचना देती है उसको ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, तो मैसेंजर देखिए मैसेंजर का क्या कार्य होता है। कह रहा है कि DNA यानी कि मैसेंजर RNA DNA से आनुवंशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए साँचा प्रदान करता है। ट्रांसफ़र RNA का कार्य विशिष्ट अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाना है। मैसेंजर जो होते हैं क्या करते हैं, सूचना पहुंचाते हैं, यानी मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे कि हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसको मैसेंजर कहते हैं, मैसेंजर के जरिए भेजते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं, तो किसी को सूचना भेजती है कि प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करना है। किसको भेजती हैं, तो राइबोसोम को भेजती हैं। और ये जो ट्रांसफ़र है यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम में ट्रांसफ़र करती है, यानी वहाँ तक लाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है राइबोसोमल RNA, यानी कि राइबोसोमल RNA का क्या कार्य है। तो इसकी प्रमुख संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भागों में है यह अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनाने में सहायक होते हैं। तीनों RNA मिलकर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये जो तीनों RNA है ये प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया को क्या करते हैं, तो पूरा करते हैं और हमारे शरीर को एकदम संतुलित रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और खाद्य जाल क्या है। तो सबसे पहले समझना है खाद्य श्रृंखला होता कैसे। जैसे कि मान लीजिए कोई घास है, घास में क्या है, टिड्डा है। टिड्डा यानी कि कोई कीड़ा है, ठीक है। उस कीड़ा को खाया किसने, मेंढक ने खाया, और मेंढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप कौन खाएगा, चील। तो इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण की एक सरल और सीधी प्रक्रिया है। इससे प्रत्येक जीव अगले जीव का भोजन बनाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए घास है, घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो ये जो है एक क्या है, भोजन की प्रक्रिया है। जिसे उदाहरण में देखिए हम दिए घास हिरन शेर, यानी घास को हिरन खाएगा और हिरन को कौन खाएगा, तो शेर खाएगा। तो यही यहाँ पे क्या है, घास, हिरन और शेर। अब देखिए कह रहा है कि इसके विपरीत खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है जिसमें एक जीव एक से अधिक जीवों पर निर्भर करता है। खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र को अधिक स्थिर बनाता है जबकि खाद्य श्रृंखला अपेक्षाकृत सरल और कम स्थिर होते हैं। तो यही था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। और आप इतना अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परागण क्या है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप भी कर लेते हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन जो 10th क्लास में, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
तो ये परागण क्या है? तो कह रहा है कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागण पुकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। मतलब कि परागण पुकेसर से कहाँ तक पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो यही प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकण निकलती है कहाँ से? पुकेसर से, और वह पुकेसर से निकलकर वो अपने ही जाति के वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं। तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अगर अपने ही जाति के वर्तिकाग्र में पहुंच गए तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण क्या करते हैं कि पुकेसर, यानी कि पुकेसर के परागकण से निकलकर वह किसी दूसरे जाति के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। और यह पौधों को विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं 12 क्या कह रहा है। 12 में अपघटक किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में इनकी क्या भूमिका है? अपघटक मतलब किसी चीज़ खाद को उसको सड़ा गला के खाद बना देना है, मिट्टी में मिला देना है, तो उसी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। कह रहे हैं कि अपघटक वे जीव होते हैं जो मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, यानी कि उसको मिट्टी में मिला देते हैं। प्रमुख अपघटक बैक्टीरिया और कवक होते हैं। मान लीजिए आप कहीं मरा हुआ जानवर फेंकते हैं, उसको कौन खाते हैं? कवक खाते हैं। कवक खा के उसको क्या करते हैं? तो मिट्टी में मिलाते हैं, उसको खाद बनाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में बदलकर मिट्टी में वापस पहुँचाते हैं। इससे पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण होता है। अपघटकों के बिना पारिस्थितिक तंत्र में मृत अवशेष जमा हो जाते हैं और पोषक चक्र बाधित हो जाता है। इसलिए अपघटक पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पोषक जो है पर्यावरण में संतुलन बनाने में क्या करते हैं? तो महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बंध्यता क्या है? यानी कि क्या हमको सुनना है कि बंध्यता क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया कि बंध्यता क्या है। ये जो बंध्यता होते हैं यानी जिसको हम नसबंदी कहते हैं, यानी कि इनफरटिलिटी, यानी कि ये क्या है? देखिए कह रहा है यदि कोई दंपत्ति का मतलब हुआ माता पिता, दंपत्ति का मतलब क्या हुआ? माता और पिता, ठीक, माता पिता। यदि कोई दंपत्ति विवाह के 2 वर्ष बाद भी बिना गर्भ निरोधक प्रयोग गर्भधारण नहीं कर पाता है तो उसे बंध्यता या बांझपन कहते हैं। मतलब बांझपन आप समझते हैं कि अगर कोई माता पिता अपने शादी के 2 वर्ष बाद अगर वह बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, वह गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं या फिर बांझपन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है हीमोफीलिया क्या है? ये क्वेश्चन हीमोफीलिया क्या है? तो ये जो हीमोफीलिया हुआ था, अगर मान लीजिए यह एक ऐसा बीमारी है कि अगर आपके शरीर में हुआ, अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट होगा तो इसमें रक्त का बहाव होते रहता है, रक्त रुकता नहीं है, यानी कि रक्त का स्त्रावन होते रहती है। देखिए जैसे कि यह हुआ था कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया को हुआ, जो एक रक्त संबंधी रोग है। इसमें रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया से जो व्यक्ति ग्रसित है, अगर उसको चोट लगा तो उसके शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है, इसे रक्त स्त्रावन रोग भी कहते हैं। तो आपको याद रखना कि यह जो बीमारी हीमोफीलिया बीमारी हुआ था, इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी उनको हुआ था और उनके पुत्रों को भी यह बीमारी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्नधता क्या है? यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, यानी मान लीजिए किसी को अगर कोई कलर नहीं दिखता तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बर्नधता कहते हैं, यानी कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें मान लीजिए जैसे कोई ट्रेन का ड्राइवर बना, अगर उस व्यक्ति को ग्रीन या फिर पीला या फिर रेड कलर नहीं दिखा, उसको क्या करते हैं? ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता, उसको छांट दिया जाता है। तो वही बर्नधता होते हैं। ये जन्मनेशन में, यानी कि ये जन्मजात बीमारी होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए कह रहा है कि अनुवंशिक रोग है, यह जो है एक अनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति रंगों को सामान्य रूप से पहचान नहीं पाता है। सबसे सामान्य प्रकार लाल और हरे रंग का पहचानने में कठिनाई है। यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव
ट्रेट के कारण होता है। यह जो होता है क्या है, किसके कारण होते हैं? एक्स लिंकेट यानी कि एक्स क्रोमोसोम किसी भी व्यक्ति के शरीर में बढ़ जाए तो उसके कारण क्या ये होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा, अवशेषी अंग क्या है? यानी मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग क्या क्या होते हैं? तो कह रहे कि जीवों में कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं अथवा क्रियाशील नहीं होते हैं, पर यह शरीर में उपस्थित होते हैं, इन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। मतलब कि शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो हमारे काम के नहीं है फिर भी उपस्थित हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मानव में कृमि रूप, परिशेषिका, नेत्र, निमेषक पटल, ये सब जो है क्या है? तो बिना काम का है, लेकिन फिर भी मनुष्य के शरीर में क्या है? तो उपस्थित है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, साधारण जुकाम क्या है? तो देखिए साधारण जुकाम क्या है, मान लीजिए कि आप बारिश में भीग गए या फिर आपको सर्दी हुआ तो ये साधारण जुकाम हो जाते हैं, और ये जो हो गया आपके सर दर्द होते हैं, तो यही सब चीज़ें जो है साधारण जुकाम। देखिए कह रहा है कि साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणु द्वारा होता है। तो ये जो साधारण जुकाम है अनेक प्रकार के विषाणु द्वारा होता है। यह अधिकांशतः राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, कोरोना वायरस में क्या हुआ था? साधारण जुकाम यानी कि छींकने से, यह जो बीमारी है एक दूसरे के छींकने से भी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग का संक्रमण था संचरण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। यानी कि यह जो बीमारी है, अगर मान लीजिए आपके बगल में कोई व्यक्ति अगर इससे ग्रसित है, अगर वह छींक दिया तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है, तो उसी को हम लोग साधारण जुकाम कहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है डार्विनवाद क्या है? क्या है डार्विनवाद, वेमार्कवाद, ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये सब जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपके पास जो है टोटल 12 घंटा का टाइम है, और 12 घंटा में आपको पूरे बायोलॉजी का क्या करना है? तो मंथन करना है। इसीलिए मेरे भाई हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी करना है, प्लस में आपको क्वेश्चन बैंक भी करना है। कह रहा है कि चार्ल्स रॉबर्ट वैज्ञानिक ने जैव विकास की व्याख्या के संबंध में प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया, जिसे डार्विनवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीव अपनी योग्यता साबित करते हैं वह प्राकृतिक चयनित होता है। देखिए जो क्या करते हैं तो अपनी योग्यता को दिखाते वह प्रकृति के द्वारा चयनित होते हैं, जो नहीं दिखाते वह प्रकृति के द्वारा चयनित नहीं होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर समझाए। तो याद रखना, पहले समझिए खंडन किसको कहते हैं, यानी कि विखंडन किसे कहते हैं। तो देखिए कि रोड पर वाला जो परिभाषा होता है, जैसे कि जब कोई जीव टूट गया तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में बँट जाता है, तो ये हुआ रोड छाप परिभाषा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको जो लिखना है जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती हैं तो उसे विखंडन कहते हैं। और विखंडन जो होती है टोटल 2 प्रकार की होती है। एक द्विखंडन होते हैं, तो द्विखंडन जब जीव टूटकर 2 भागों में बँट जाती हैं, कहते हैं वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिका जनक टूटकर 2 नई संतान की उत्पत्ति करता है, यानी कि निर्माण करता है, तो उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। बहुविखंडन क्या है? तो ऐसे जनन में जिसमें विखंडन के द्वारा एक कोशिकीय जनक टूटकर नई मतलब ढेर सारा कई नई संतति का निर्माण करते हैं, तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, कौन? प्लाज्मोडियम, जो टूटकर ढेर सारा क्या करते हैं? तो संतति का निर्माण करते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्या कार्बन चक्र क्या है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता को लिखिए। कार्बन चक्र की जो विशेषता है इसकी विशेषता को लिखना है। कह रहा है कार्बन चक्र एक ऐसी गैसीय चक्र है जो कार्बन जीवनधारियों के शरीर में निर्माण करने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का मुख्य घटक होता है। हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से लगभग प्रतिवर्ष 7 गुना 1013 यानी कि 7 गुना 10 के पावर 13 kg कार्बन की मात्रा स्थिर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन उत्पादक से होता है, उपभोक्ता तथा अंत में अपघटकों तक चला जाता है। मतलब कार्बन पहले उपभोक्ता तक जाता है, उसके बाद अपघटक मतलब फिर वह मिट्टी में मिल जाती है, तो उसी को कार्बन चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है
कि फास्फोरस चक्र की मुख्य विशेषता कोई क्या। फास्फोरस चक्र क्या है, जिसे हम पढ़े कार्बन चक्र, अब पढ़ना है फास्फोरस चक्र। कह रहे कि पौधों को अपने पोषण के लिए अकार्बनिक फास्फेट की आवश्यकता होती है। यह अकार्बनिक फास्फेट पौधों भूमि से प्राप्त करते हैं। ये जो फास्फेट हुए ये पौधा जो है भूमि से प्राप्त करते हैं। फास्फोरस का मुख्य स्रोत वायुमंडल नहीं है। फास्फोरस का जो मुख्य स्रोत है क्या है, वायुमंडल नहीं है। प्रकृति में फास्फोरस अवसादित या चट्टानी लवणों के रूप में पाया जाता है। चट्टानों से फास्फोरस पानी में घुलकर फास्फेट आयन के रूप में जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। यानी कि यह वायुमंडल में नहीं पाए जाते, या जो है भूमि के अंदर या चट्टानों में पाए जाते हैं फास्फोरस। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई 16 क्वेश्चन, 16 नहीं मान लीजिए कि 22 क्वेश्चन था। 22 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन याद है, यानी कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन याद है तो आपका एग्ज़ाम में लगभग में 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरे भाई 10 क्वेश्चन बनाना था, उसमें से आपको उतना बन जाएगा। और आप अपना तैयारी कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे 1 घंटे के बाद। तो आप क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। और आपको बोले थे हम 7 बजे, बट थोड़ी PDF में इशू आ गया था, इसी वजह से क्लास थोड़ी लेट हुई तो मेरे भाई उसके लिए। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।